नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। वहीं विधेयक में तमिलनाडु की नारी कुरवर और कुरु विकरण पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु की नारी कुरवर और कुरु विकरण पहाड़ी जनजातियों की संख्या की बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले इन समुदायों के लोगों तक पहुंचने और इन तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की आबादी करीब 131 करोड़ है और इसमें से 27,000 लोगों तक सरकार की दृष्टि जा रही है और इससे सरकार की भावना को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से अंत्योदय और सुशासन का मॉडल है। भाजपा के संजय जायसवाल ने लोकसभा में शून्यकाल में बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब की बिक्री और इससे लोगों की मौत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने शून्यकाल में कहा कि जहरीली शराब पीने से राज्य में एक जगह लोग मर सकते हैं, लेकिन अलग अलग से इस तरह की घटनाएं सामने आने का मतलब है कि इसकी बिक्री का पूरा जाल है और जहरीली शराब की तस्करी होती है। राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर शोरगुल और हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शून्यकाल के दौरान 3 बार स्थगित करनी पड़ी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जहां बिहार में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत का मुद्दा उठाया, वहीं विपक्षी दलों ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो के दुरुपयोग और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मामलों पर चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चिंता का विषय है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जब तक कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक इस मुद्दे का समाधान होना मुश्किल है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में सर्दियों तथा गर्मियों में अवकाश का मामला न्यायपालिका के दायरे में आता है और सरकार इसे समाप्त करने के बारे में अपनी ओर से निर्णय नहीं ले सकती। सरकार ने आज राज्यसभा को आश्वस्त किया कि देश के परमाणु संयंत्र साइबर हमलों सहित सभी खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष इन संयंत्रों पर हमले की आशंका की रिपोर्ट आई थी और इसे ध्यान में रखकर हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। सरकार ने दोहराया कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतों के मद्देनजर अन्य देशों की तुलना में देश में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2021 से 2022 के बीच देश में पेट्रोल की कीमतों में केवल 2% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पिछले साल नवंबर में और इस वर्ष मई में 2 बार कमी की है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विधि आयोग ने निर्वाचन कानूनों में सुधार संबंधी अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है। रिजिजू ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने में भारी बचत होगी। बार बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और विधिक व्यवस्था तंत्र के प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई के आरोप पत्र का राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के 2 लोक सेवकों सहित मामले के सभी 7 आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत ने विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र, मुथा गौतम
कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को समन भेजा है। अदालत ने आरोपियों को 3 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में पुलिस द्वारा बरामद की गई कुछ हड्डियों के नमूने श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वे श्रद्धा के थे। इन हड्डियों को दिल्ली पुलिस ने मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा किया था। गौरतलब है कि CFSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करा चुकी है। टेस्ट के दौरान की गई पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को MP MLA कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। MP MLA कोर्ट ने जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उसे ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका की अनुमति नहीं मिली है। लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है। नीरव मोदी इस समय लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। इस अपील के खारिज होने के साथ ही अब आरोपी के पास प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। भारतीय रेलवे ने आज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच एस्केप टनल T49 का सफलतापूर्वक निर्माण हो गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की कुल 275 किलोमीटर लंबाई में से 161 किलोमीटर को पहले ही शुरू किया जा चुका है। कटरा बनिहाल के बीच शेष 111 किलोमीटर के बीच के हिस्से का काम तेजी से चल रहा है। विजय दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास सेना के साथ पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख समेत कई गणमान्य लोगों ने इंडियन आर्मी इन स्टॉर्ड विद फॉर द फ्यूचर के चलचित्रों का अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सेना के पूर्व अधिकारी और अन्य विशिष्ट लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 8 साल में MBBS की सीटों की संख्या 87% और स्नातकोत्तर की सीटों में 105% की वृद्धि हुई है। मनसुख मांडविया ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2014 के बाद से देश में युवा पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी राज्य और सभी वर्गों में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दौरान भी शिक्षा रुके नहीं, इसके लिए भी कई पहल की गई। दीक्षा पोर्टल से कोई भी बुक QR कोड के आधार पर आप पढ़ सकते हो। लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की संख्या में गिरावट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 लाख स्कूलों में तकरीबन 4.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जिससे बेटियों में ड्रॉप आउट अनुपात 17% से कम होकर 13% हो गया है। मेडिकल शिक्षा को लेकर मांडविया ने कहा कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश में मेडिकल की 31,000 PG सीट थी, जो अब बढ़कर 63,000 हो गई है, यानी कि 105% बढ़ोतरी पिछले 8 वर्षों में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब हमारे पास 2022 में 648 मेडिकल कॉलेज हैं। अकेले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 96% की वृद्धि हुई है और 2014 के बाद से निजी क्षेत्र में 42% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली स्थित एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाते पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपए के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। प्रमुख स्वामी ने संत परंपरा को पूरी तरह से बदलकर इसे समाज सेवा से जोड़ दिया था। अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड पर भारत से ओगड़च के बीच प्रमुख स्वामी नगर करीब 600 एकड़ जमीन में बनाया गया है। यहां 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरे एक महीने तक विभिन्न आयोजन होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। नड्डा ने कहा कि भाजपा एक अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते भीड़ के मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। सीआईएसएफ, इमिग्रेशन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों की संख्या को बढ़ाने पर फैसला लिया गया। इस समय आईजीआई एयरपोर्ट पर 5000 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं जो सुरक्षा जांच और दूसरी जगहों पर यात्रियों की मदद करते हैं। भारत ने फ्रांस से सभी 36 राफेल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में राफेल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक के बाद आज प्रतिनिधियों ने बैंगलोर पैलेस का दौरा किया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 विकास कार्य समूह के दूसरे दिन की बैठक मुंबई में संपन्न हुई। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे, वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण, सिद्धांत और रास्ता पार UNSC ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से UN में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देशों की संसद पर आतंकी हमला कराने वाले देश की विशेषज्ञता ऐसी नहीं है कि वो इस परिषद में आकर उपदेश दे। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह ही कामकाज जारी नहीं रह सकता। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले साल ब्याज दरों में और अधिक बढ़ोतरी करने के संकेत से वैश्विक बाजार में आई गिरावट के दबाव में शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली।
घरेलू शेयर बाजारों में आज 30 शेयरों की आधारित बीएसई सेंसेक्स 879 की गिरावट के साथ 61,799 के अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 245 अंक टूटकर 18,415 अंक पर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 420 रुपए गिरकर 54,554 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी भी 869 रुपए टूटकर 68,254 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया आज बृहस्पतिवार को 27 पैसे की गिरावट के साथ 82.76 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 1 जनवरी 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। 1 जनवरी तक 138 लाख टन की सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए ये उससे काफी अधिक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि भविष्य में इंटरनेट को लेकर नीतियां बनाने के लिए भारत को किसी दूसरे देश या वैश्विक प्रथा का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। दुबई में आयोजित एक इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि देश के 82 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ये तय करने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार का इंटरनेट चाहिए। देश की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह पर 2,306 करोड़ रुपए के निवेश से एलएनजी प्राप्त करने की सुविधा स्थापित करेगी। गुरुवार को यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क पर सबसे भीषण गोलाबारी की। यूक्रेनी हमले में बच्चे सहित 5 लोगों के घायल हो गए हैं। डोनेस्क के मेयर एलेक्सी कोलेमजिन ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने उनके नागरिक ठिकानों पर करीब 40 रॉकेट दागे हैं। जवाब में रूसी सेना ने भी गोलाबारी वहां पर की है और हवाई हमले भी किए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस का ध्यान यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुट और आवदिक्का पर है और यूक्रेन ने कहा है कि क्रेमलिन युद्ध को रोकने की बजाय और भड़का रहा है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से ईरान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगाकर ईरान पर दबाव बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई से ईरान को बाहर कर दिया गया है। 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 29 सदस्यों ने ईरान को शेष अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर करने के लिए मतदान किया। इससे पहले महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के विपरीत नीतियों के लिए ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से भी बाहर कर दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इमरजेंसी लगा दी गई है। पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण 30 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकाल लागू कर दिया गया है। अफ्रीकी देश कांगो में विनाशकारी बाढ़, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण 120 लोगों की मौत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जीन मिशेल सामा लुकोंडो ने बताया है कि शहर में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में और शवों के होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति की नियंत्रित उसे करने के क्रम में इस वर्ष 7वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वहीं केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर 4.25% से बढ़ाकर 4.5 कर दी है। पिछले 15 वर्षों में यह वृद्धि का सबसे ऊंचा स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल कोविड-19 महामारी को वैश्विक आपातकाल नहीं माना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात स्थिति निदेशक माइक रयान ने कहा है कि दुनिया में अभी भी बहुत काम करना है। आबादी के बड़े हिस्से को अभी भी टीका नहीं मिला है। चीनी अधिकारियों द्वारा देश भर में प्रमुख कोविड-19 प्रतिबंधों को खत्म करने के लगभग 1 सप्ताह बाद बीजिंग में लोग दवा के स्टॉक करने पहुंचे। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन को पोलैंड के समर्थन की सराहना की। इटली के सैनिकों ने बल्गेरियाई नोवोसेलो प्रशिक्षण में नाटो के सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया। चटगांव में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 133 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। लिटन दास 24 और जाकिर हसन ने 20 रनों का योगदान दिया।
इससे पहले भारत की पहली पारी 404 रनों पर समाप्त हुई। वहीं भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 90 और श्रेयस अय्यर ने 86 रनों की पारी खेली। भोपाल में 20 दिसंबर से राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी आयोजित। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना और विश्व चैंपियन निखत जरीन लेंगी हिस्सा। दुबई में चल रही पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में भारतीय पावर लिफ्टरों ने दिखाया दमदार प्रदर्शन। पहले दिन भारत ने जीते 2 पदक। टॉप्स एथलीट परमजीत ने पुरुषों की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 165 किलोग्राम का भार उठा नया पर्सनल बेस्ट कायम किया है और वहीं सकीना ने 50 किलोग्राम में कांस्य जीता है। फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गज विजेता फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। वहीं लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। शेख तमीम बिन ने सेमीफाइनल मैच में फ्रांस की जीत पर इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी। हार के बाद अब मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सेमीफाइनल में मोरक्को पर मिली जीत के बाद फ्रांसीसी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। बोले, टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने जा रही है। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड की घटना पर नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर का ऐलान किया है, जो 13 जनवरी को रिलीज होगी। 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 जिंदगियां खाक हो गई थी। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की विपरीत विचारधाराओं को दिखाने वाली गांधी गोडसे फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। इस साल अपनी द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी अगली परियोजना द वैक्सीन वॉर की शूटिंग शुरू कर दी है। भारत में रिलीज होने जा रही बांग्लादेशी फिल्म हवा को बांग्लादेश की तरफ से 95वें अकादमी पुरस्कार की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी भेजने का फैसला हो चुका है। शाहरुख खान फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शामिल होंगे और इस फिल्म पठान का ग्रैंड प्रमोशन करेंगे। कहानियों के चयन में खुद को लगातार देसी करने की कोशिशों में जुटे ओटीटी नेटफ्लिक्स ने साल 2022 की विदाई का जश्न बुधवार की रात मुंबई के महबूब स्टूडियो में धूमधाम से मनाया। देश भर के चुनिंदा पत्रकारों के साथ हुए इस जलसे का मुख्य आकर्षण रही गायिका उषा उत्थुप, जिन्होंने अपने हिट गानों पर एक के बाद एक कई शानदार प्रस्तुतियां दी। 2017 में फराह खान के पति शिरीष कुंदर द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज कर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कोर्ट में करने के बाद नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि उनकी परवरिश इस प्रकार नहीं हुई है कि वो दूसरों का दुरुपयोग करें। मशहूर गायिका उषा मंगेशकर आज अपना 87वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, कन्नड़ और आसामी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के गानों को भी अपने सुरीले कंठ से सजाया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।